आज हम होम्योस्टैसिस डिस्कस करेंगे। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? होम्योस्टैसिस होता क्या है? होम्योस्टैसिस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी, हमारी जो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट बनाए रखना ही होम्योस्टैसिस के अंदर आता है। होम्योस्टैसिस में होम्यो और स्टैसिस दो वर्ड से मिलके बना है। होम्यो और स्टैसिस, होम्यो का मतलब लाइक यानी सेम कंडीशन, और स्टेसिस मतलब स्टैंड स्टिल, यानी वो जो जो कंडीशन है उसको सेम बनाए रखना। होम्योस्टेसिस का मतलब है यानी हमारी जो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट, उसको सेम बनाए रखना ही होम्योस्टेसिस प्रोसेस है। ये प्रोसेस तीन तीन डिवीजन में बांटी गई है। पहला है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तीसरा फीड फॉरवर्ड। जिसमें मेन क्या है? मेन निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। बाकी कंडीशनल है, एक एक स्थिति आने पे ही वर्क करते हैं, जबकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रखता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट से आप क्या समझेंगे? इंटरनल एनवायरनमेंट ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। जो हमारी सेल है, सेल के चारों ओर जो पार्ट पार्ट है, फ्लूइड है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला है। और जो हमारी जो बॉडी में सेल्स हैं उनके अंदर जो यानी इनर पार्ट है, जो उसमें जो फ्लूइड है वो आईसीएफ यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाता है वो। तो ईसीएफ ही इंटरनल एनवायरनमेंट है। क्लॉडे बर्नार्ड फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसको माइल्यू इंटीरियर नाम दिया और इन्होंने इसके इंटरनल एनवायरनमेंट बोला। वाटर कैनन जिन्होंने होम्योस्टेसिस टर्म दी। ठीक है, तो हम निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म समझते हैं। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? इसमें ये है, हमारी बॉडी में आइडियल पॉइंट दिए रहते हैं, सेट पॉइंट दिए रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक सेट पॉइंट है, एक आइडियल पॉइंट है। अगर हमारा टेम्परेचर इस 37 डिग्री से ऊपर जाता है या हमारी 37 डिग्री से नीचे जाता है तो हमारी ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा जो 37 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है उसको वापस से रिवर्स करके फिर से वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना ही निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम है। वो कैसे है? जैसे ये स्टिमुलाई आया, यानी जैसे बहुत ज़्यादा बाहर सर्दी हुई, स्टिमुलाई आया, तो वेरिएबल इंक्रीज अबव सेट पॉइंट, यानी जो वेरिएबल हमारे यानी जो हमारा आइडियल पॉइंट है, जैसे टेम्परेचर हमारा है 37 डिग्री, अब इससे ही वो बॉडी के अंदर कुछ कम या ज़्यादा हो रहा है। बाहर सर्दी है तो हमारा टेम्परेचर भी अंदर कम हो रहा है। तो ये हमारे, अगर ये कम होना ही डिजीज़ का घोतक है, तो इसको कम ना होने देना ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करती है। कैसे करती है? वेरिएबल इंक्रीज अबव सेट पॉइंट, यानी जो उसका सेट आइडियल वैल्यू है, जो पैरामीटर है, उससे वेरिएबल इंक्रीज हुआ तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हुई। इसने क्या किया? उस इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है इसको रोकने की कोशिश की और रोक के उसने उस वेरिएबल लोवर्ड बिलो सेट पॉइंट और नॉर्मल स्टेट में ले आया। ठीक है, तो वो कैसे? जैसे सर्दी लग रही है तो सर्दी लगने में क्या है? शिवरिंग होना, शिवरिंग से वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा ना। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो स्वेट आना, उससे वो टेम्परेचर बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नॉर्मल एग्जांपल है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसमें बहुत एग्जाम दिए हुए हैं। देखिए, पीएच वैल्यू, वॉल्यूम है, ऑस्मोलैलिटी है, सोडियम पोटेशियम है, बीपी रेगुलेशन है, हार्मोन कंसंट्रेशन है। ये सब क्या है? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जांपल हैं जिनको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। जैसे पीएच वैल्यू है, हमारी सेल के अंदर का पीएच क्या है? हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, उनके अलग अलग अपना जो भी पीएच है, अगर उस पीएच में वो मेंटेन बनाए रखना है। अगर वो पीएच कम या ज़्यादा होता है तो उसमें जो एंजाइम्स हैं तो वो उतना काम नहीं करेंगे ना। अगर पीएच ज़्यादा होगा तो वो वर्क नहीं करेंगे, पीएच कम हो जाएगा तो काम नहीं करेंगे। तो वो पीएच जो वैल्यू है उसकी मेंटेन रहनी ही चाहिए। तो ये काम हमारा क्या, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करती है। अब बीपी रेगुलेशन हुआ, जैसे बीपी रेगुलेशन, जैसे किसी का बीपी बढ़ा तो ये स्टिमुलाई आया,
यानी बीपी बढ़ना एक स्टिमुलाई है। अब उसने ये भी इस स्टिमुलाई को रिसेप्टर ने, यानी हमारी जो कैरोटिड आर्टरी है नेक के पास जो, इसमें इसने बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, उन्होंने इसे एक्सेप्ट, इसको स्टिमुलाई को एक्सेप्ट किया और इसने फिर ये मैसेज भेजा। कहाँ? हमारी मेडुला में बीपी सेंटर है, उसको मैसेज दिया, तो वहाँ से फिर मैसेज फॉरवर्ड इफेक्टर को पहुंचा, इफेक्टर ने इसको बीपी मेंटेन किया। तो इस तरह से बीपी रेगुलेशन इसका एग्जांपल है। उसी तरह से हार्मोन कंसंट्रेशन भी है। जैसे हार्मोन कंसंट्रेशन है थायराइड, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, जो कहाँ से सिक्रेट होता है, कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से ये टीआरएच रिलीज हुआ। इसने टीएसएच में एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन टीएसएच को स्टिमुलेट किया, और टीएसएच ने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, और जहाँ से हमें T3 T4 हार्मोन मिले, जो ब्लड के जरिए सर्कुलेट हो रहे हैं। अगर T3 T4 हार्मोन ब्लड की में इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करेंगे, ये खुद ही इसको इनहिबिट करेंगे, कहेंगे टीएसएच को, बोलेंगे कि अब टीएसएच कम कहो, तो निगेटिव फीडबैक देंगे ना, उससे कहेंगे नहीं अब ज़्यादा हो रहा है, तो टीएसएच को बोलेंगे। इसी तरह से टीआरएच को बोलेंगे, तो टीआरएच टीएसएच को बोलेगा नहीं, अब ब्लड में T3 T4 बहुत है, तो वो से टीएसएच को बोलेंगे, टीएसएच T3 T4 को मेंटेन कर देगा। यानी ये वेरिएबल अगर बढ़ेगा या घटेगा, तो ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अगर बढ़ रहा है तो उसको रोकेगा, अगर वो कम हो रहा है तो उसको वापस स्टिमुलेट करेगा कि और प्रोड्यूस हो। इस तरह से ये थायराइड हार्मोन का मेंटेन होना। इसी तरह से जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ, रिलीज हुआ, ये इसने एलएचआर और एफएसएच को स्टिमुलेट किया, किसको? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट हुए। ठीक है, तो अगर ये भी इसी तरह से, जिस तरह से थायराइड हार्मोन का मेंटेन हुआ, वैसी तरह से ये भी मेंटेन होते हैं। ये भी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल हुआ। इसी तरह से बीपी का बढ़ना घटना, वो बेरो रिसेप्टर एक्सेप्ट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, फिर इसको ब्रेन मेडुला सेंटर में इसको मैसेज देंगे, वहाँ से वापस फिर स्टिमुलाई आएगा तो इफेक्टर को देगा और बीपी मेंटेन हो जाएगा। इस तरह से ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का मेन रोल निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ही है। अब दूसरा क्या है? पोस्टीरियर। अब दूसरा क्या है, आप सुनिए। दूसरा क्या है? पॉजिटिव फीडवर्ड मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडवर्ड मैकेनिज्म क्या है? ये कंडीशनल है। ये जैसे एलएच सर्ज है, ब्लड क्लॉटिंग है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, है ना, पार्ट्यूशन है, तो जैसे ब्लड क्लॉटिंग है। ब्लड क्लॉटिंग एक कंडीशन है, जब तक ब्लड क्लॉट नहीं हो जाता, नहीं बन जाता, तब तक ये कंडीशन होती रहती है, और उसके बाद फिर ये बंद हो जाता है। उसी तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो भी इस तरह से काम करते हैं। और तीसरा है फीड फॉरवर्ड। ये एक एंटीसिपेटिंग है। जैसे अगर फूड को देख के मुँह में सलाइवा आ जाना, एक ये जबकि फूड खाया नहीं है, फिर भी उसको देख के सलाइवा आ जाना, ये सब ये फीड फॉरवर्ड का एग्जांपल है। तो इस तरह से हमने ये होम्योस्टेसिस समझा।